जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट यूनिट नंबर 7 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। अगेन इस यूनिट में भी दो पार्ट हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और एक है प्लेज का। तो बेलमेंट वाले में आपके सेक्शंस कवर होंगे 148 से 171 तक के एंड प्लेज वाले पोर्शन में आपके सेक्शन कवर होंगे 172 से 181 के। बेलमेंट वाला टॉपिक आपको इजी लगने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होगा बट इजी होगा। आप डे टू डे लाइफ में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको पता भी नहीं है, तो जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आपको मजा आएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। प्लेज वाला टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगे, पर हम पढ़ेंगे इतना एंजॉय करके कि आपको वो इजी लगने लगेगा। तो एक बार हम इस यूनिट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कवर हम क्या करने वाले हैं। तो बेलमेंट वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे मीनिंग, पार्टीज, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ बेलमेंट। फिर हम आएंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली पे, फिर हम राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली पढ़ेंगे, फिर हम टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट पढ़ेंगे, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे राइट ऑफ लीन। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी सी लेंथी टॉपिक रहने वाला है बेलमेंट का। प्लेज वाले पोर्शन में हम मीनिंग, पार्टीज, एसेंशियल्स ऑफ प्लेज पढ़ेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पौनी पढ़ेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर पढ़ेंगे, पौनी कौन होता है, पॉनर कौन होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लेज बाय नॉन ओनर्स। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लेना ताकि आपको ओवरव्यू रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या कवर होता है। तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे कि बेलमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि बेलमेंट वर्ड आया कहाँ से। तो बेलमेंट वर्ड आया है एक फ्रेंच वर्ड बेलियर से, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, डिलीवर करना। अब डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंट्रोल किसी और को देना। सामने वाले को आप सामान का मालिक नहीं बना रहे, सिर्फ अपना सामान उनको दे रहे हो फिजिकली, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यही होता है टू डिलीवर। तो कहीं ना कहीं बेलमेंट भी डिलीवरी से रिलेट करता होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो बेलमेंट को समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल लो और आप देखना कि डेली लाइफ में आप बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। पहला एग्जांपल कि आपके फोन में दिक्कत है और आप अपना मोबाइल फोन रिपेयर के लिए देते हो टू अ मोबाइल शॉप ओनर। ठीक है जी, मोबाइल शॉप वाले को आप अपना फोन देते हो फॉर रिपेयरिंग। क्या कहते हो? भैया ये रखो फोन, ठीक कर देना, 2 दिन बाद ले जाऊंगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है बच्चों, जहां पे आप यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को यानी कि दुकान वाले को कुछ गुड्स डिलीवर कर रहे हो, अपना मोबाइल फोन डिलीवर कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। पर्पस क्या है? रिपेयर। एंड वो पर्पस पूरा होने के बाद आपके गुड्स आपको वापस मिल जाएंगे। इसी को तो हम कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, सेम एग्जांपल विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन। आपने अपना मोबाइल दिया रिपेयर के लिए मोबाइल शॉप वाले को। मोबाइल शॉप वाले भैया कहते हैं कि बेटा देखो ये फोन ना बहुत पुराना हो गया है, ठीक कराने का कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या कहते हो कि ठीक है भैया, ठीक मत करो, आप ना ये फोन रखो और ना इसको ना बेच देना, आगे सेल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुड्स की डिलीवरी हो रही है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। पर्पस क्या है भाई? सामान आगे बेच देना। पर क्या यहाँ गुड्स वापस मिल रहे हैं? जी नहीं। तो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में गुड्स वापस ही मिले। गुड्स वापस, अगर आपने कोई पर्टिकुलर काम के लिए दिया है जिसके बाद गुड्स वापस मिलने हैं तो आपको वापस मिल जाएंगे, या फिर आपके डायरेक्शंस के हिसाब से जो अदर पार्टी है वो गुड्स का कुछ भी कर सकती है। आपने बोला गुड्स को बेच दो तो वो बेच देगी, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। क्लियर? तो अब आपने देखा क्या क्या फीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। पहली चीज, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स डिलीवर करती है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और वो पर्पस पूरा होने के बाद या तो गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है या फिर जैसा गुड्स देने वाले ने कहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। क्लियर? तो बस यही तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आइए एक बार देखते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स है बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। कुछ काम करने के लिए आपने गुड्स दिए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है? दैट द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड, या फिर और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर डिस्पोज ऑफ कर देंगे गुड्स को अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जो भी पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसकी डायरेक्शंस के हिसाब से, डायरेक्शंस मतलब जैसा जैसा उसने कहा है उसके हिसाब से गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा।
राइट। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। कोई सामान रिपेयर के लिए देना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ड्राइक्लीन के लिए अपने कपड़े देना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अपनी कार सर्विसिंग के लिए देना या फिर वॉले पार्किंग में देना, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वैले पार्किंग समझते हो ना बच्चे, जहां पे जैसे आप फंक्शन में जाते हो तो आप चाबी दे देते हो, आपकी गाड़ी वो खुद पार्क कर देते हैं आगे। तो इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप अपने गुड्स का फिजिकल पोजीशन दे रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो गुड्स की टू अनदर पार्टी, ताकि वो पार्टी आपकी डायरेक्शंस के हिसाब से गुड्स हो आपकी गाड़ी को पार्क कर दे। एंड पर्पस पूरा होने के बाद जब आप फंक्शन से निकलोगे तब अपनी गाड़ी वापस ले लोगे। तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। अब आपको नोट डाउन क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आप ये स्क्रीन नोट कर लेंगे व्हाट इज बेलमेंट, और उसके बाद आप कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेंगे। रिपेयरिंग ऑफ गुड्स या रिपेयर ऑफ गुड्स, गुड्स गिवन फॉर ड्राई क्लीनिंग, या फिर आप लिख लो क्लोथ्स गिवन फॉर ड्राई क्लीनिंग, कार गिवन फॉर सर्विसिंग, और भी बहुत सारे हैं, आप ये लिख लो फिलहाल एग्जांपल। हाउएवर अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो ये रहे। गुड्स गिवन टू फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज, ये भी बेलमेंट है। गुड्स को रेंट पे देना, वो भी बेलमेंट है। अपनी कार आपने दी किसी को किराए पे चलाने के लिए, बेलमेंट है। क्रेडिटर को गुड्स दिए हैं लोन लेने के लिए, आपने लोन लिया, बदले में क्रेडिटर्स को गुड्स दिए हैं सिक्योरिटी के तौर पे, ये भी बेलमेंट है। रिपेयरिंग के लिए गुड्स देना, वो भी बेलमेंट है, चाहे फ्री में चाहे पैसों से। ट्रांसपोर्ट के लिए सामान देना, ट्रक में आपका सामान लोड होके जा रहा है कहीं पे, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ये भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने देखा था मीनिंग पढ़ते टाइम कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ गुड्स दे रही है, गुड्स का डिलीवरी दे रही है बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एंड वो पर्पस पूरा होने के बाद या तो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे, या अगर बेलर ने कोई डायरेक्शंस दी हैं, कोई बात बताई है, तो उसके हिसाब से गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ये हमने बात पढ़ी थी। तो जो पर्सन गुड्स देता है वो होता है बेलर, एंड जिसको गुड्स दिए जाते हैं वो होता है बेली। ठीक है, तो बेलर कौन होता है, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज नोन एज बेलर, एंड द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड इज नोन एज बेली। आप एग्जाम्पल लो एक, सपोज आपने अपनी कार सर्विस के लिए दी है, ठीक है, आप रोहन हो और आपने अपनी कार दी है सर्विस के लिए टू सर्विस सेंटर। तो अब आप मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? जी हाँ मैम, बिल्कुल, क्योंकि कार हमने दी है सर्विसिंग के लिए, सर्विस होने के बाद हमें हमारी कार वापस मिल जाएगी, बिल्कुल। अब आप बताओ यहाँ पे बेलर कौन है, बेली कौन है, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट, रोहन इज द बेलर, जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है, एंड जिसको डिलीवर किया जा रहा है दैट पर्सन इज नोन एज बेली। तो आई होप आपको पार्टीज टू बेलमेंट इजीली समझ में आ गई हैं। अब आप ये अपने पास नोट डाउन कर लो कि बेलर कौन होता है एंड बेली कौन होता है। तो बच्चों आपने मीनिंग ऑफ बेलमेंट समझ लिया है, पार्टीज टू बेलमेंट समझ लिया है। अब हम बात करेंगे अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और वी कैन से अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। अगर आपसे बेलमेंट के फीचर्स पूछे जाएंगे तब भी आपको यही मेंशन करने हैं। तो एलिमेंट्स का बेसिकली मतलब हो गया फीचर्स। तो इसके लिए पहले हम एक बार बेलमेंट की डेफिनेशन पे नजर मारते हैं दोबारा से। देखो बच्चों, डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि भाई काम होने के बाद व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, फुलफिल्ड, कंप्लीटेड, तो गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे, जैसा भी बेलर डायरेक्शंस देगा उस हिसाब से। यही होता है ना। तो डिलीवरी होती है, गुड्स होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, कुछ ना कुछ पर्पस होता है, गुड्स का रिटर्न जरूरी होता है, ये सारी बातें तो हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। बेलमेंट भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बेलर एंड बेली। दूसरा, गुड्स की डिलीवरी जरूरी है। डिलीवरी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, दोनों हम डिस्कस करेंगे। पर्पस होना जरूरी है। जब आप गुड्स को दे रहे हो किसी दूसरे पर्सन को तो एक पर्पस के लिए दे रहे हो ना, आपने डेफिनेशन में भी देखा। पोजेशन चेंज होना जरूरी है, एक पर्सन से गुड्स दूसरे पर्सन के पास जाने चाहिए, ठीक है। गुड्स का रिटर्न जरूरी है। अब रिटर्न हो या फिर डिस्पोज ऑफ हो, दोनों ही चलेगा, लेकिन कुछ तो हो एटलीस्ट इन दोनों में से, या गुड्स रिटर्न हो या डिस्पोज ऑफ हो। क्लियर। तो ये थे आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट।
आइए बच्चों, अब एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दैट इज बेलर और बेली के बीच में एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आओ देखते हैं। तो देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ मैंने बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब वर्ड्स के द्वारा भी हो सकता है, लिख के या बोल के, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, बिना शब्दों के इस्तेमाल के भी हो सकता है। आप ड्राइक्लीन वाले को सामान दे के आए, ड्राइक्लीन वालों ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आपको पर्ची काट के दे दी, क्या है वो? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली। अब डिलीवरी दो तरीके की होती है, हमने बोला था कि एक्चुअल डिलीवरी होती है, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकली सामान को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचाना। अभी डिलीवरी वाला टॉपिक ना आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? तो एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकली, अगर आपका सामान अमेजोन से आ रहा है तो आपके पास वो देके जाते हैं ना सामान फिजिकली, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। तो फिजिकली हैंडलिंग ओवर द गुड्स टू बेली, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे राम और श्याम दो पार्टीज है। राम के पास ना एक कार है जो श्याम चाहता है कि थोड़े दिन के लिए उसे मिल जाए यूज करने के लिए। अब राम की कार लेकिन एक गैरेज में खड़ी है, जो गैरेज किसका है? करण का। करण के गैरेज में राम की कार खड़ी है। तो अब राम क्या करता है? श्याम से कहता है कि भाई करण के गैरेज में कार खड़ी है, चाबी उसी के पास है, आप जाओ और करण से गाड़ी उठा लेना। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक्चुअली फिजिकली गुड्स का मूवमेंट हुआ है? नहीं। फिर भी जो गुड्स है यानी कि कार है वो राम से श्याम के पोजीशन में चली गई है क्या? जी हाँ मैम। इसी को ही हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो सामान फिजिकली मूव नहीं हुआ, इधर से उधर भी नहीं हुआ, फिर भी राम से श्याम के पास चला गया, तो इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो चाहे डिलीवरी एक्चुअली हो या कंस्ट्रक्टिव हो, दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अराइज हो सकता है। तो डिलीवरी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली, देयर में भी एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की डेफिनेशन देखो, व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द थिंग। अफेक्टेड मतलब एंटर्ड इनटू, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? जब वो डिलीवरी की जाती है विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ द थिंग, चीज अपनी जगह से मूव नहीं हुई, फिर भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चली गई, इसी को हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए होल्डिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सी, बी, ए ने बी के गुड्स रखे हुए थे और अब बी कहता है कि नहीं काम करो, ये गुड्स ना सी को दे देना, सी आएगा लेने। तो ए कहता है ठीक है चलो, पहले बी के नाम पे रखे तब सी के नाम पे रखे, तो गुड्स बी से सी के पास चले गए पर अपनी जगह से मूव भी नहीं हुए, पड़े अभी भी ए के पास ही हैं। क्या है ये? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो आप ये नोट डाउन करते चलेंगे बेटा, 2 पॉइंट्स आपके हो गए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब थर्ड एलिमेंट की, जो है आपका पर्पस। देयर शुड बी सम पर्पस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो दूसरी पार्टी को, तो वो कुछ पर्पस के लिए होना चाहिए। चाहे आपका फ्रेंड ही आपसे यूज के लिए मांग रहा है, वो भी तो एक पर्पस ही है ना, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आपका फ्रेंड आपसे कार लेके गया है यूज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आपने अपने फ्रेंड का फोन मांगा है अच्छी अच्छी फोटोज खींचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस, देयर मस्ट बी सम पर्पस, इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। साफ साफ बोल के बताया कि किस काम के लिए कार ले जा रहा है तो एक्सप्रेस्ड है, या सिर्फ कार ले जा रहा है तो ऑब्वियसली कार चलाने के लिए लेके जा रहा होगा, घर पे खड़ी करके तो लेके जाएगा नहीं, तो इम्प्लाइड है यहाँ पे कि कार चलाने के लिए लेके जा रहा है। तो पर्पस चाहे एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो, बोल के साफ साफ बताया जाए, लिख के शब्दों में वर्ड से बताया जाए, बोल के या लिख के तो भी ठीक है, या फिर एक्शन से, कंडक्ट से या सर्कमस्टांसेस से क्लियर हो जाए कि भैया देखो कार लेके जा रहा है तो रखने के लिए तो ले नहीं जा रहा होगा, चलाने के लिए लेके जा रहा होगा, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने 3 अभी तक फीचर्स पढ़ लिए। पहला है पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा गुड्स का डिलीवरी होना चाहिए, डिलीवरी चाहे एक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स तो हो ही रही है पर कोई ना कोई पर्पस वहां पे होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका पोजेशन। बेलमेंट में गुड्स का पोजेशन चेंज होता है, तो मैम पोजेशन और डिलीवरी में क्या फर्क है? बेटा एक थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बात करी गई है। आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो, मैंने अपनी कार आपको दी यूज करने के लिए, क्या है यहाँ पे? डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ ना, कार गई है मेरी आपके पास।
लेकिन पोजेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है। पोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि जब बेलमेंट में मैं अपना गुड्स आपको दे रही हूं तो पोजेशन दूं गुड्स का, सिर्फ कस्टडी नहीं, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल। ऐसा नहीं कि फिजिकली गुड्स आपको दिए हैं, नहीं, आपका उन गुड्स पे कंट्रोल भी होना चाहिए। अब आपका फ्रेंड आया आपसे कार लेने के लिए कि मुझे कार दे दो, लेके जानी है कहीं पे, तो आपने कहा ठीक है कार तो ले जा, पर ना चलाइयो मत। तो आपने कार की डिलीवरी तो कर दी, पर उसे तो चलाने से मना कर दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? जी नहीं। तो देयर मस्ट बी पोजेशन। पोजेशन का मतलब है आप सामने वाले को फ्रीडम दे रहे हो उस चीज को यूज करने के लिए, जो पर्पस के लिए वो गया है सामान, वो पर्पस पूरा करने के लिए आप फ्रीडम दे रहे हो। सिर्फ गुड्स को डिलीवर करना सफिशिएंट नहीं है, गुड्स का पोजेशन भी देना है, मतलब गुड्स को यूज करने का राइट भी देना है। क्लियर? इन बेलमेंट पोजेशन ऑफ गुड्स चेंजेस, बेलर कंटिन्यू टू बी ओनर ऑफ द गुड्स। अब सामने वाले को आप यूज करने का राइट दे रहे हो, ओनर कौन रहेगा? बेलर ही रहेगा। वेयर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजेशन ही डज नॉट बिकम अ बेली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे आप सामने वाले को सिर्फ गुड्स डिलीवर कर रहे हो, पोजेशन नहीं दे रहे, उसे यूज करने नहीं दे रहे हो, ठीक है, वो बंदा उस गुड्स को फ्रीली अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो बेलमेंट नहीं है। जैसे आप अपने ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी रखवाते हो बैंक में, लॉकर में। अब कहने को आप ज्वेलरी तो बैंक में डिलीवर कर रहे हो ना, आप दे तो रहे हो ज्वेलरी बैंक वालों को, लेकिन ये बेलमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पोजेशन नहीं है। ज्वेलरी भले ही आप लॉकर में रखवा रहे हो, लेकिन आपको पता है लॉकर का सिस्टम, लॉकर में लगती है दो चाबियां, एक चाबी रहती है ओनर के पास और एक चाबी रहती है बैंक वालों के पास। दोनों चाबी लगेगी तभी लॉकर खुलेगा। तो क्या गुड्स को बैंक वाले को डिलीवर करके आप बैंक वाले को ये राइट दे रहे हो कि कभी भी ताला खोलो, कभी भी गुड्स निकाल लो? नहीं दे रहे हो ना राइट। तो यहाँ पे डिलीवरी तो हो रही है पर पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसीलिए बैंक में अपनी ज्वेलरी रखना इन अ सेफ लॉकर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप ये समझ गए हो आप। थर्ड और फोर्थ पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू पॉइंट नंबर 5, रिटर्न ऑफ गुड्स। तो अब डेफिनेशन याद करो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, जहां पे वन पार्टी गुड्स को डिलीवर करती है टू अनदर पार्टी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि भाई पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स को या तो वापस कर दिया जाएगा या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा बेलर की डायरेक्शन के हिसाब से। तो बच्चों जनरली गुड्स को रिटर्न ही किया जाता है, तो गुड्स को रिटर्न करना मैंडेटरी है, अगर अनलेस अदरवाइज अग्रीड है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है कि डिस्पोज ऑफ करना है तो डिस्पोज ऑफ, पर जनरली गुड्स को रिटर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना मोबाइल फोन दिया है रिपेयरिंग के लिए, तो रिपेयर के बाद आपको मोबाइल फोन वापस मिल जाएगा। बेली को अपने पास नहीं रखना है, गुड्स को वापस करना ही करना है। अगर एक पर्पस के लिए गुड्स गए हैं तो पर्पस पूरा होने के बाद, या फिर अगर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए गुड्स गए हैं तो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। टाइम पीरियड वाला एग्जांपल देखो कि सपोज आपसे आपका फ्रेंड आपकी कार लेके गया है, तो पर्पस उसने क्लियरली नहीं बताया, पर उसने बोला कि मुझे 2 दिन के लिए तेरी कार चाहिए। आपने बोला ठीक है ले जा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? जी हाँ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पर्पस ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, पर टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स्ड है, 2 दिन का टाइम पीरियड है, तो 2 दिन के बाद उसे आपको गुड्स वापस करने होंगे। क्लियर है? चलिए, रिटर्न ऑफ गुड्स और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ बेलर आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड और द पीरियड ऑफ बेलमेंट इज एक्सपायर्ड। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं ना वो वही होने चाहिए जो गए थे, सेम एग्जैक्टली वही वाले, सिमिलर नहीं, वही वाले। ध्यान से बार बार बोल रही हूं मैं। क्या बैंक में पैसे जमा करना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? रीजन बताएगा कोई? क्योंकि जो पैसा बैंक में जमा करते हो एग्जैक्टली वही आपको वापस नहीं मिलता। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हो, जिन सीरियल नंबर्स को आप डिपॉजिट करते हो, क्या वही आपको वापस मिलते हैं? नहीं। नोट तो कोई भी हो सकता है ना जो वापस मिलेगा। इसीलिए बैंक में पैसे जमा करना इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि यहाँ पे शर्त है कि जो गुड्स रिटर्न होने वो वही वाले होने हैं जो गए थे। अब आपने अपने फ्रेंड को तो दिया आईफोन, उससे आईफोन टूट गया, वो दूसरा वाला फोन आपको दे देता है, तो आप क्या कहेगा? अरे रिटर्न ऑफ गुड्स तो है, कर तो रहा हूं रिटर्न। नहीं, जो गुड्स दिए थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में वही वापस आने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। समझ रहे हो? ना उससे महंगा ना उससे सस्ता, सेम वही वाले गुड्स चाहिए एग्जैक्टली वापस। क्लियर? सो डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट बेलमेंट एज सेम नोट्स आर नॉट रिटर्न। दूसरे नोट आते हैं ना आपके पास, तो इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आपके 5 पॉइंट कवर हो गए हैं, एक बार फटाफट से इनको गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज,
कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है बच्चों, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है, लिख लेंगे आप, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। दूसरा है देयर शुड बी डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो गुड्स की डिलीवरी आपकी एक्चुअल भी हो सकती है या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। थर्ड है देयर शुड बी सम पर्पस, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। फोर्थ है देयर शुड बी चेंज इन पोजेशन, ओनरशिप नहीं, सिर्फ पोजेशन चेंज हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है देयर शुड बी रिटर्न ऑफ गुड्स। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, सारे पॉइंट्स को आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन हम करने वाले हैं। मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताऊंगी, आपको बताना है क्या इन सिचुएशंस में बेलमेंट है या नहीं है। तो पहला है कि वी ने अपनी कार पार्क करी है पार्किंग लॉट में, कार में ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली, क्या ये बेलमेंट है? आंसर इज नो। आप सिर्फ कस्टडी दे रहे हो, अपनी कार को नहीं सौंप रहे हो उन्हें फॉर सेफ कस्टडी, नो, आपने सिर्फ वहां रखी है। तो देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, समझ रहे हो वो वाली बात? सिर्फ गुड्स को आपने डिलीवर किया है, वहां पे दे दिया, उन्हें पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि आपने उनको गुड्स दे दिए यूज करने के लिए या फिर संभालने के लिए, नहीं, आप खुद ही संभाल के रख के आए हो, चाबी आपके पास ही है, तो पोजेशन तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं ना, चाबी तो आपके पास ही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। नेक्स्ट है सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी। सीजर मतलब टेक ओवर, कस्टम वाले, कस्टम डिपार्टमेंट ने आपके गुड्स आपके सीज कर लिए, अपने पास रख लिए, क्या ये बेलमेंट है? जी हाँ, यहाँ पे गुड्स कस्टम अथॉरिटीज के पास चले गए, वो चाहे तो गुड्स का कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक लॉकर रखना। बैंक लॉकर क्यों लेते हो आप? अपनी ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए। तो आपने जो बैंक लॉकर लिया है जहां पे आप अपनी ज्वेलरी या वैल्यूएबल चीजें रख रहे हो बैंक के पास, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? जी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ भी आप पोजेशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ गुड्स उनके पास रखे हैं, चाबी तो आपके पास ही है ना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता। नो, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो आई होप इस वाली एक्सरसाइज से आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट के टाइप्स डिपेंड करते हैं बेटा दो क्राइटेरियाज पे, एक है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड एंड एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। तो बेनिफिट यानी कि फायदा, बेनिफिट मतलब फायदा, तो फायदे के हिसाब से देखा जाए तो बेलमेंट तीन टाइप के होते हैं। पहला, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है सिर्फ बेली के फायदे के लिए, और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, बेलर और बेली दोनों को। और अगर हम कंसिडरेशन के हिसाब से देखें तो दो तरीके के बेलमेंट होते हैं, एक होता है ग्रेटिशियस और एक होता है नॉन ग्रेटिशियस। एक एक करके अब हम इन सबको डिस्कस करेंगे। पहला है बच्चा आपका फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। ध्यान से देखो आप, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर मतलब सिर्फ और सिर्फ बेलर का फायदा है। कैसे? देखो, सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने घर में जो ज्वेलरी रखी थी वो अपने पड़ोसी के पास रखवा दी कि आप ध्यान रखना जब हम आएंगे वापस तो आपसे ले लेंगे, एंड पड़ोसी आपसे इसके बदले में कोई चार्जेस नहीं ले रहा। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ आपका, जो सामान रखवा रहा है उसका, कि बिना कोई पैसे दिए उसके सामान की सेफ्टी हो रही है। तो ये क्या है? ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। अगला देखो, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। सपोज आपका फ्रेंड आपसे कार मांग के ले जाता है और आप कोई पैसे नहीं ले रहे हो उससे, आप अपनी कार दे रहे हो बस यूज करने के लिए, तो इससे किसका फायदा हो रहा है? आपके फ्रेंड का, बेली का, जिसको सामान डिलीवर कर रहे हो आप। आपका तो बेलर का तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। एक्सक्लूसिव मतलब ओनली, सिर्फ उसी पर्सन को बेनिफिट हो रहा है। थर्ड है आपका फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ, दोनों को फायदा हो रहा है। कैसे? आपने अपनी कार दी रेंट पे चलाने के लिए, या आपने कार दी सर्विसिंग के लिए, चार्जेस पे कर रहे हैं ऑफ सर्विस के, तो आपका क्या फायदा हो रहा है? बेलर का क्या फायदा हो रहा है कि कार सर्विस होके आ रही है, सामने वाले का क्या फायदा हो रहा है? सर्विस सेंटर का, किसको चार्जेस मिल रहे हैं, तो दोनों को फायदा हो रहा है ना। या आप अपनी कार दे रहे हो रेंट पे किसी को चलाने के लिए, तो आपको क्या फायदा हो रहा है? रेंट मिल रहा है। सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है? कि उसको कार मिल रही है चलाने के लिए। तो ये है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट तो हमने देख लिए कि हमारे पास कितने टाइप, तीन टाइप के कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होते हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन हमारे पास कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होते हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टार्टिंग के यूनिट्स में भी देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है,
पर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कंसिडरेशन होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड को कार दे रहे हो यूज करने के लिए और कोई चार्जेस नहीं ले रहे हो बदले में, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। या आपने अपनी कार सर्विस के लिए दी है और सर्विस करने वाला आपका दोस्त है, तो वो कोई पैसा नहीं ले रहा, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो इसे हम कहते हैं नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट या फिर बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, जिसमें कंसिडरेशन पास होती है बिटवीन बेलर एंड बेली। फॉर एग्जाम्पल, कार गिवन ऑन रेंट, और आप चार्जेस ले रहे हो, है ना, रेंट पे दिया है तो भैया चार्जेस ले रहे हो ना आप, तो ये क्या है, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। ग्रेटिशियस बेलमेंट होता है जिसमें कोई भी कंसिडरेशन पास नहीं होती बिटवीन बेलर एंड बेली, नो कंसिडरेशन पासेस और वी कैन से मूव्स बिटवीन बेलर एंड बेली। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका साइकिल गिवन टू फ्रेंड फॉर यूज, फ्री में यूज करने के लिए आप अपनी साइकिल उसको देते हो, तो ये क्या है आपका ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो बेसिकली ग्रेटिशियस का मतलब होता है फॉर फ्री। तो आई होप आप ये समझ आ गया कि कंसिडरेशन के हिसाब से दो तरीके की आपकी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है ग्रेटिशियस जहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं आ रहा है बदले में, दूसरा होता है नॉन ग्रेटिशियस जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। तो ये स्क्रीन आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन वाली। सब कुछ आपको नोट डाउन करना है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे अबाउट ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो बेलर कौन होता है बच्चों, बेली कौन होता है, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। बेलर और बेली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की दो पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स डिलीवर करती है ना फॉर अ पर्पस, तो जो गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर होता है, जिसको गुड्स दिए जाते हैं वो बेली होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना मोबाइल फोन रिपेयर के लिए दिया है तो आप हो बेलर एंड मोबाइल शॉप वाला क्या है, बेली, राइट। तो बेलर की क्या क्या ड्यूटीज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हो 4 मेजर ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, ड्यूटी टू बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली एंड ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स। इसको आप लिख लो, ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स। ठीक है, इन चारों को एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली ड्यूटी है बच्चों ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स। बच्चों जब भी बेलर बेली को गुड्स डिलीवर करेगा तो ये उसकी ड्यूटी होगी कि गुड्स के बारे में सारी बातें वो बेली को बताएगा। कोई भी ऐसा फॉल्ट है, मतलब कमियां हैं गुड्स में, कमी है बेसिकली गुड्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो वो फॉल्ट बेलर को बेली को बताना जरूरी होता है। अब थोड़ा सा इस डिस्कशन को हम आगे ले जाते हैं और एक बार ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन हमारे पास दो तरीके की बेलमेंट थी ना, याद है आपको, कौन कौन सी थी, फटाफट बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बेलमेंट थी हमारे पास। एक थी ग्रेटिशियस और एक थी आपकी नॉन ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस बेलमेंट मतलब फ्री की बेलमेंट जहां पे आप कोई कंसिडरेशन ना ले रहे हो ना दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कार दी, तो ये आपने अपने फ्रेंड को कार दी है फॉर यूज, फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहे हो, तो ये हो गई ग्रेटिशियस बेलमेंट। और अगर आपने अपने फ्रेंड को कार दी है बदले में आप चार्जेस ले रहे हो, तो ये है आपकी नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, राइट। अब ग्रेटिशियस बेलमेंट के में क्या होता है, जो भी फॉल्ट आपको पता है वो बताने जरूरी होते हैं। पर नॉन ग्रेटिशियस के केस में आपको दोनों तरीके के फॉल्ट की जिम्मेदारी लेनी होती है, चाहे वो फॉल्ट आपको पता था या नहीं पता था। भाई पैसे ले रहे हो तो अगर गाड़ी में कोई कमी है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे ही आएगी। तो आप पहले ग्रेटिशियस वाले का केस देखो। सपोज आपने अपने फ्रेंड को कार दी, उस कार के ब्रेक खराब थे, आपको पता था, आपने फिर भी नहीं बताया, तो इन दैट केस वो फॉल्ट आपको पता था, इट वाज नोन टू यू, फिर भी आपने नहीं बताया, तो अगर कोई भी नुकसान होता है उसके डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे टू योर फ्रेंड। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, चाहे कोई भी फॉल्ट, ये ब्रेक वाला फॉल्ट ही ले लो, ये आपको पता था या नहीं पता था, डजंट मैटर, कोई फॉल्ट था और जिससे सामने वाले को नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो आपको डैमेजेस देने ही पड़ेंगे। तो अगर सामान में कोई भी ऐसा फॉल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही मेजर फॉल्ट है, बहुत ही मटेरियल फॉल्ट है, इंपॉर्टेंट फॉल्ट है और जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में बेलर की ड्यूटी होती है कि जो जो कमियां उसे पता है वो उसे बताए बेली को।
नहीं तो आपको डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में सभी तरीके के फॉल्ट बताने की जिम्मेदारी है, चाहे आपको पता था या नहीं पता था। आपको पता था तो आप एक्सपेंसेस बियर करोगे ही करोगे, अगर आपके नहीं बताए तो। अगर आपको वो कमी नहीं भी पता थी, अगर आपको ये नहीं पता था कि मेरी गाड़ी के ब्रेक खराब है, तब भी आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, चार्जेस ले रहे हो भाई, ऐसे थोड़ा ना कोई भी खराब गाड़ी दे दोगे। क्लियर? आइए देखते हैं। ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में बेलर हैज टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट नोन टू हिम, जो उसे पता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे बेली को बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर नहीं बताते हो तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, बेलर शुड बी लायबल फॉर डैमेजेस फॉर एनी लॉस कॉज टू बेली। बेली को कोई भी लॉस होता है तो उसके डैमेजेस बेलर को देने पड़ेंगे। नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट मतलब जहां पे फ्री में काम नहीं हो रहा है, बेलर हैज टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट वेदर नोन टू हिम और नॉट। पताते नहीं पताते सारे फॉल्ट आपको बताने होंगे। नहीं बताते ऑब्वियसली, जो नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन उसके भी डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, बेलर शेल बी लायबल फॉर डैमेजेस फॉर एनी लॉस कॉज टू बेली वेदर और नॉट बेलर वॉज अवेयर ऑफ फॉल्ट। वो ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था इसकी गाड़ी के ब्रेक खराब है, मैं नहीं दे रहा पैसे, नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कोई डेंजरस गुड्स दे रहे हो, जैसे केमिकल्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, एक्सप्लोजिव समझते हो, धमाके वाली चीजें, बारूद वगैरह, इन दैट केस ऑल्सो आपको सामने वाले को ये आगाह करना होगा, ये इन्फॉर्म करना होगा कि भैया बहुत डेंजरस नेचर का गुड्स है, ध्यान से यूज करना। नहीं बताते हो, बेली ध्यान से उसको यूज नहीं कर पाता, इन दैट केस कोई भी लॉस होगा तो बेली आपसे रिकवर करेगा, बेलर से रिकवर करेगा। क्लियर? तो कोई भी फॉल्ट है या अगर डेंजरस गुड्स है तो डेंजरस गुड्स के बारे में भी बेलर को बेली को बताना होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपको। इसको नोट डाउन कर लेना पूरी स्क्रीन को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों ड्यूटी टू बियर एक्सपेंस। तो बेलर की ड्यूटी है एक्सपेंसेस को बियर करने की। जो भी बेली के पैसे लगे हैं, जो भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो किसको बियर करने होंगे? बेलर को बियर करने होंगे। अगेन यहाँ पे आपके दो टाइप ऑफ बेलमेंट लिए हमने, ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस मतलब फ्री वाला बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिशियस मतलब जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। तो अगर आपने फ्री में किसी को सामान दिया अपना यूज करने के लिए, तो बोथ नेसेसरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपको बियर करने होंगे, जो भी बेली को करने पड़े हैं आपके सामान को यूज करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को बाइक दी है ग्रेटिशियसली फ्री में और उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो फ्रेंड को अपना पेट्रोल भरवाना पड़ता है उसमें, तो क्या वो बेलर से पैसा रिकवर कर सकता है? जी हाँ। और अगर बाई चांस बाइक खराब हो जाती है तो उसके रिपेयर चार्जेस रिकवर कर सकता है क्या? जी हाँ, वो भी रिकवर कर सकता है। क्लियर? तो ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में नेसेसरी मतलब जरूरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो कभी कभी होते हैं, वो दोनों तरीके के एक्सपेंसेस बियर करे जाएंगे बेलर से। हाउएवर अगर नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है, जहां पे आपने अपनी बाइक दी अपने फ्रेंड को और बदले में आप चार्जेस भी ले रहे हो, इन दैट केस अब आपकी ड्यूटी सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को बियर करने की है। आपने अपने फ्रेंड को कार दी यूज करने के लिए, अब कार खराब हो गई, रिपेयर में चली गई, तो रिपेयर के चार्जेस बेलर को बियर करने होंगे। ठीक है? क्लियर? सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी है, नेसेसरी एक्सपेंसेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेसेसरी एक्सपेंसेस किसको बियर करने होंगे? बेली को खुद बियर करने होंगे। अगर आपने अपने फ्रेंड को या किसी को भी कार दी है और बदले में आप चार्जेस ले रहे हो, तो भाई जो पेट्रोल लगेगा वो उसको खुद को बियर कर रहा है, आपको बियर नहीं करना। राइट? आप तो रेंट के चार्जेस ले रहे हो ना, बस आपने गाड़ी यूज करने के चार्जेस है, पेट्रोल थोड़ा भरवा के दोगे उसे। क्लियर? तो ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में नेसेसरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों एक्सपेंसेस बियर करने होंगे। नॉन ग्रेटिशियस के केस में सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बियर करने होंगे। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देखो आप नॉन ग्रेटिशियस का, अगर ए ने अपने बाइक दी होती फ्रेंड को हायर पे, किराए पे, इन दैट केस बी सिर्फ रिपेयर चार्जेस रिकवर कर पाता, पेट्रोल के पैसे रिकवर नहीं कर पाता। पेट्रोल आ जाता है नेसेसरी में, ठीक है, रिपेयर आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। राइट? चलिए इसमें ना आप एक एग्जांपल और लो। ग्रेटिशियस बेलमेंट देखो पहले आप, सपोज आप ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो, तो आप अपने प्लांट्स की केयर करने के लिए उन्हें अपने पड़ोसी के पास छोड़ के जाते हो। अब पड़ोसी क्या करता है? प्लांट्स की केयर करता है, पानी देता है, खाद वाद देता है, सब कुछ देता है। ठीक है, तो ये तो होगा नेसेसरी एक्सपेंस। क्या आपको ये बियर करने पड़ेंगे? जी हाँ। अब ड्यूरिंग 2-3 डेज प्लांट्स में लग जाते हैं कीड़े, तो उसके लिए पड़ोसी को ना दवाइयां डलवानी पड़ती हैं,
ये हो गए आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब आप लॉजिकली बताओ, क्या ये भी आपको बियर करने होंगे? जी हाँ, बिल्कुल बियर करने होंगे। यहीं पे अगर नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट का केस होता, जहां पे आप प्लांट्स दे रहे हो पड़ोसी को और बदले में मतलब पड़ोसी आपसे चार्जेस भी ले रहा है आपके प्लांट की केयर करने के लिए, ठीक है, तो आपने प्लांट दिया नेबर को और नेबर बदले में आपसे चार्जेस ले रहा है। इन दैट केस जो जरूरी एक्सपेंसेस है वो तो खुद बियर करेगा ना, आपसे चार्जेस ले तो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस देने होंगे। अगर कीड़ा वीड़ा लग जाता है उसके लिए वो जो खर्चा करता है सिर्फ वही बियर करने होंगे, नेसेसरी एक्सपेंसेस बियर नहीं करने होंगे। राइट, इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो बच्चों, हमने दो ड्यूटीज डिस्कस करी हैं बेलर की। अब हम बात करने वाले हैं बाकी की दो ड्यूटीज की, दैट इज ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली एंड ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स। इंडेमनीफाई याद आ रहा है कुछ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपने पढ़ा है ना, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? इंडेमनीफाई का मीनिंग क्या होता है? इंडेमनीफाई मीन्स टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस। तो यहां पे भी यही मीनिंग है। बेलर की ड्यूटी है कि उसने जो गुड्स डिलीवर करे हैं उसकी वजह से अगर बेली को कोई लॉस हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन दे, इंडेमनीफाई करे बेली को। यही तो होता है ना, टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस। राइट, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं। तो बेलर की क्या ड्यूटी होती है? बेली को इंडेमनीफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पार्ट फॉर हिज डिफेक्टिव टाइटल टू गुड्स। अगर बेलर ने बेली को गुड्स दिए हैं, कह के दिया है कि गुड्स मेरे हैं, पर वो बेलर के थे ही नहीं। राम ने एक साइकिल दी है अपने फ्रेंड को शाम को यूज करने के लिए, पर वो साइकिल राम की थी नहीं, वो तो किसी और की थी। राम ने शाम को दे दी यूज करने के लिए, और वो जो ट्रू ओनर था वो शाम के पास पहुंच गया कि भाई तुम मेरी साइकिल कैसे यूज कर रहे हो। तो शाम को लॉस हुआ, शाम को वो साइकिल देनी पड़ गई, या हो सकता है कोई पेमेंट करनी पड़ गई हो। तो वो सारा लॉस जो शाम को फेस करना पड़ा है वो सारा राम को कॉम्पनसेट करना होगा, राम को इंडेमनीफाई करना होगा टू शाम। समझे आप? तो अगर कोई भी ऐसा लॉस जो इस वजह से होता है कि बेलर ने जो गुड्स दिए थे बेली को वो बेलर के थे ही नहीं, वो बेलर के उस पे बेलर का हक ही नहीं था, ठीक है, जिस वजह से बेली को नुकसान हो गया है, तो वो सारा कॉम्पनसेशन बेली किससे ले सकता है? बेलर से ले सकता है। आइए, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन। बाय रीजन मतलब ड्यू टू द रीजन दैट बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट। बेलर का हक ही नहीं था बेलमेंट करने का, क्योंकि वो गुड्स उसके थे ही नहीं। और टू रिसीव बैक द गुड्स, ना ही बेलर का हक है गुड्स को वापस लेने का, क्योंकि वो उसके है ही नहीं। और टू गिव डायरेक्शंस, ना ही बेलर का हक है कोई भी डायरेक्शंस देने का। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि गुड्स उसके है ही नहीं, ठीक है। रिस्पेक्टिंग देम, रिस्पेक्टिंग देम मतलब रिलेट्स टू देम। रिलेट यहाँ पे देम का मतलब है गुड्स, रिस्पेक्टिंग मतलब रिलेट्स टू दोज गुड्स जो भी उसने बेल करे हैं। समझे आप? तो बेलर की ड्यूटी है कि अगर कोई भी गुड्स जो उसने बेली को दिए हैं और बेली को नुकसान हुआ है ड्यू टू द रीजन कि बेलर का तो उन गुड्स पे हक ही नहीं था, ना तो बेलमेंट करने का, ना वापस लेने का, ना ही कोई डायरेक्शन देने का, तो इस वजह से बेली को जो भी नुकसान हुआ है वो बेलर को कॉम्पनसेट करना होगा। बेसिकली अगर बेलर का टाइटल डिफेक्टिव था, बेलर के पास ओनरशिप ही नहीं थी, तो उसका जो भी खामियाजा बेली को भुगतना पड़ा है उसकी कॉम्पनसेशन किसको देनी होगी? बेलर को। दूसरा, अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट था, मतलब फ्री वाला बेलमेंट, आपने अपने फ्रेंड को कार दिया है यूज करने के लिए, ऐसे वाला बेलमेंट, तो भाई मैंने अपनी फ्रेंड को कार दी यूज करने के लिए और इमरजेंसी में वो कार की जरूरत मुझे भी पड़ गई, तो क्या मैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती हूँ प्री मैच्योर, मतलब टाइम से पहले? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट में ही प्री मैच्योर टर्मिनेशन मतलब तोड़ना, ब्रेकिंग, प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले, बिफोर टाइम, ठीक है, लिख लो आप। प्री मैच्योर का मतलब होता है बिफोर टाइम। तो क्या टाइम से पहले या काम होने से पहले मैं अपनी कार फ्रेंड से वापस ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट में ही अलाउड है। पर क्या मेरे फ्रेंड को कोई नुकसान होगा तो मुझे वो बियर करना पड़ेगा क्या? जी हाँ। अब आपके फ्रेंड ने हो सकता है कि वो कार ली हो अपने कॉलेज जाने के लिए, और एंड मोमेंट पे जब वो कॉलेज के लिए निकल रहा था तो आपने अपनी कार वापस मंगा ली, तो उसे तो नुकसान हो गया ना, बस से जाना पड़ेगा, कैब करके जाना पड़ेगा। तो जो भी नुकसान होगा ड्यू टू प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड दैट टू ओनली इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, वो सारा किसको बियर करना होगा? बेलर को।
तो बेली को कोई भी नुकसान हुआ है तो बेलर कॉम्पनसेट करेगा. इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू इंडेमनीफाई और वी कैन से टू कॉम्पनसेट बेली. क्लियर है ना? आइए, द बेलर मस्ट कॉम्पनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड. अब फ्रेंड कार लेके गया था तो फायदा तो इसमें उसको कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हो गया, कैब और करनी पड़ गई. तो किसको बियर करना पड़ेगा ये खर्चा? बेलर. वेयर ही हैड लेंट द गुड ग्रेटिशियसली एंड डिसाइड टू टर्मिनेट द बेलमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ बेलमेंट. ऐसा सिर्फ कब होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में होगा, क्योंकि नॉन ग्रेटिशियस में तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन अलाउड ही नहीं है. ठीक है, सिर्फ ग्रेटिशियस में ही प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो. तो ग्रेटिशियस बेलमेंट है, बेलर ने टाइम से पहले अपने गुड्स वापस ले लिए, तो बेली को अगर कोई नुकसान हुआ है इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट, सपोज कार ले जाके उसे बेनिफिट तो हुआ 1000 रुपए का, पर उसकी वजह से उसके कैब के खर्चे हो गए थे 1200 रुपए, जो 200 रुपए उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं वो कॉम्पनसेट कर सकता है फ्रॉम बेलर. तो अगर कोई बेनिफिट भी हुआ है और लॉस भी हुआ है तो जितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो कॉम्पनसेट करना होगा. पूरा का पूरा लॉस ही हुआ है, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा लॉस कॉम्पनसेट करना होगा. राइट है? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है ना? थर्ड पॉइंट पूरा आप नोट डाउन कर लेंगे, टाइप्ड कंटेंट ही नोट डाउन करना है. प्रीमेच्योर का मीनिंग, टर्मिनेशन का मीनिंग, ये आप नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर में, जो कि है टू एक्सेप्ट द गुड्स और टू रिसीव बैक गुड्स. डेफिनेशन क्या कहती है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स देगी फॉर अ पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स वापस हो जाएंगे या डायरेक्शंस के हिसाब से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे. तो अगर गुड्स वापस होने हैं तो बेलर की ड्यूटी है कि जब बेली गुड्स को वापस कर रहा है तो उन गुड्स को एक्सेप्ट करो. एग्जाम्पल लो, आपने कार दी थी सर्विस के लिए, कार की सर्विसिंग हो गई, सर्विस सेंटर से फोन आ गया अब अपनी कार ले जाओ, पर आप कार उठा के ही नहीं ला रहे वहां से. अब एक बात बताओ, अगर सर्विस सेंटर वालों को खर्चा लगता है आपकी कार को मेंटेन करने में, क्या आपको वो बियर करना पड़ेगा? जी हाँ. तो बेलर की ड्यूटी है कि काम होने के बाद अपना सामान वापस ले ले, और अगर बेलर नहीं लेता है तो जो भी खर्चा लगता है बेली का वो सारा उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. राइट? आओ जी. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स आफ्टर द टाइम ऑफ द बेलमेंट एक्सपायर और या पर्पस पूरा हो जाए. तो टाइम पूरा हो जाए या पर्पस पूरा हो जाए, उसके बाद अगर बेली गुड्स वापस कर रहा है तो गुड्स वापस लो बेलर. अगर आप नहीं लेते हो और इसकी वजह से बेली को कोई खर्चा करना पड़ता है तो आपको ही कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन इट इज ऑफर्ड एट अ प्रॉपर टाइम, ऑब्वियसली प्रॉपर टाइम पे ऑफर कर रहे होंगे तभी आप डिलीवरी लोगे, द बेली कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सेफ कस्टडी. समझ गए? तो बेली को आपके सामान को सेफली रखने के लिए जो भी खर्चा उसको करना पड़ा है ना, वो सारा आपसे बियर कर लेगा. क्लियर? तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी. चारों पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं बेलर की ड्यूटीज में. आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे. अच्छे से नोट्स बनाएगा. ये फोर्थ पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा. एक बार फटाफट हम चारों पॉइंट देख लेते हैं. पहला है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, दूसरा है ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस, जिसमें हमने बात की थी ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस में. तो अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट होती है तो नेसेसरी और आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं बेलर को, और अगर नॉन ग्रेटिशियस होता है तो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बियर करने होते हैं. उसके बाद हमने बात की थी ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली. अगर बेलर की वजह से बेली को कोई नुकसान होता है, अगर टाइटल में डिफेक्ट है इस वजह से बेली को कोई नुकसान होता है, या किसी और रीजन से बेली को नुकसान, जैसे कि हमने देखा था कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन करता है बेलर ओनली इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, तो अगर कोई नुकसान हो रहा है बेली को इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट रिसीव, तो वो भी इंडेमनीफाई मतलब कॉम्पनसेट करना होगा. फोर्थ हमने पढ़ा था ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स, मतलब रिसीव बैक द गुड्स. बेसिकली ये हम बोलेंगे ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स. बेलर की ड्यूटी है कि अपने गुड्स को वापस ले लो, नहीं लेते हो तो अगर बेली को कोई खर्चा लगा उनको सेफली रखने में तो आपको वो बियर करना होगा. ठीक है? आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपको. शॉर्ट फॉर्म बताऊं इसकी? BIRD. ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस, इंडेमनीफाई, रिसीव द गुड्स एंड डिस्क्लोज फैक्ट्स. बाकी आप कोई और निमोनिक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो इसको लर्न करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है. राइट्स ऑफ बेलर. तो पहला है बेलर का राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट. बेलर चाहे तो बेलमेंट को कैंसिल भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को. इसके डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे. दूसरा है राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम. बेलर चाहे तो अपने गुड्स वापस ले सकता है. थर्ड है राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर. पहली बात तो सूट का मतलब है केस.
रॉन्ग डूअर मतलब गलत काम करने वाला, कोई पर्सन गलत एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है बेलर। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट, केस फाइल करने की बात हो रही है। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेली, बेली की जो जो ड्यूटीज हैं वो उससे फुलफिल कराने के लिए, बेली को फोर्स करने के लिए कि भाई ड्यूटीज फुलफिल करो, बेलर केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन, बेलर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। तो आप देख रहे हो ना, टोटल 5 राइट्स है, एक एक करके पढ़ेंगे। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट मतलब बेलर के पास राइट है कि वो चाहे तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल, वॉइडेबल मतलब एबल टू गेट वॉइड, पढ़ा है आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वॉइडेबल मतलब एबल टू गेट वॉइड। बेसिकली अगर इसका लॉ में मतलब देखो कि एक पर्सन के पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ट्रीट करने का, तो यहाँ पे बेलर के पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड यानी कि जीरो करने का, कैंसिल करने का। एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, इफ द बेली डज एनी एक्ट विच विद रिगार्ड्स टू गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, बेलर कब ऐसा कर सकता है, कब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, जब बेली कोई ऐसा एक्ट कर रहा है गुड्स के साथ जो कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। इनकंसिस्टेंट मतलब अगेंस्ट, और वी कैन से नॉट एज पार, नॉट एट पार मतलब जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। अब आपने अपने फ्रेंड को कार दी थी यूज करने के लिए, खाली फ्रेंड के यूज के लिए, पर फ्रेंड क्या कर रहा है, वो आगे किसी और को देके बैठा है कार को, तो आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कर सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ अपने फ्रेंड को दी थी यूज करने के लिए, ऐसा नहीं आगे सबको बांट दो। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेलर एंड कर सकता है अगर बेली गुड्स के साथ ऐसा कुछ कर रहा है जो कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। क्लियर? इजी है। नेक्स्ट है आपका राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। बेलर का राइट है भाई, गुड्स उसके हैं तो वो गुड्स वापस ले सकता है। तो कभी भी बेलर अपने गुड्स को वापस ले सकता है अगर वो टाइम पीरियड पूरा होने से पहले या पर्पस पूरा होने से पहले अपने गुड्स मांग लेता है वापस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, याद करो, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। टाइम से पहले बेलर कह रहा है कि भैया मेरे को मेरे गुड्स वापस करो। याद करो, फ्रेंड को कॉलेज जाने के लिए कार चाहिए थी, आपसे कार लेके जाता है, पर आप कहते हो एंड मोमेंट पे कि नहीं मुझे मेरी कार वापस चाहिए। क्या आप कह सकते हो? बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिशियस बेलमेंट में ऐसा हो सकता है, जहां पे आप चार्जेस नहीं ले रहे हो, कुछ भी कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है बदले में, सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है। पर क्या वहां पे कोई बात हुई थी कि डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? जी हाँ, पर बेलर को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे अगर कोई भी लॉस हुआ है टू बेली इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। देखो, व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेटिशियसली, फ्री में, बिना किसी पैसों के, द बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड और द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस। चाहे काम पूरा हुआ है कि नहीं, चाहे टाइम पूरा हुआ है कि नहीं, बेलर अपना सामान वापस मांग सकता है। However, due to premature return of goods, पर हाँ, अगर प्रीमेच्योर रिटर्न कर रहा है बेली गुड्स को, टाइम से पहले वापस कर रहा है या काम पूरा होने से पहले वापस कर रहा है, और बेली को कोई लॉस हुआ है जो कि फायदे से ज्यादा है, फायदा कम हुआ आपके सामान से, नुकसान ज्यादा हो रहा है, ठीक है, more than the benefit actually obtained by him from the use of the goods built, the bailor has to compensate the bailey। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई है। तो 2 राइट्स कौन कौन से पढ़े? पहला, बेलर का राइट है कि कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है अगर बेली गुड्स के साथ कुछ गलत कर रहा है तो। दूसरा, बेलर ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में अपने गुड्स को टाइम से पहले या काम पूरा होने से पहले भी वापस ले सकता है, पर हाँ, उसे डैमेजेस देना पड़ेगा अगर बेली को कोई लॉस हुआ है इन एक्सेस ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड। क्लियर? ये दोनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट राइट्स ऑफ बेलर पे। तो बच्चों, बेलर का नेक्स्ट राइट है राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर मतलब गलत काम करने वाला। तो बेलर का राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है किसी गलत काम करने वाले के खिलाफ। अब ये ना अलग से हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन 180 और सेक्शन 181 है वहां पे, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि अगर कोई भी कुछ गलत काम करता है तो बेलर केस कर सकता है, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट राइट पे, जो कि है राइट टू स्यू द बेली। भाई बेलर का राइट है कि बेली को स्यू करे। जो भी बेली की ड्यूटीज हैं, मान लो आपने टेलर को कपड़े दिए थे सिलने के लिए, टेलर कपड़े सिल के दे ही नहीं रहा, उसने 2 दिन का काम दिया था, 1 महीना होने को आया है, तो आप जो कि बेलर हो, बेली को स्यू कर सकते हो ना कि भाई काम करके दो मेरा, नहीं तो सामान ही वापस करो, कुछ तो करो भाई, कपड़ा रख के बैठे हो तुम। क्लियर?
तो बेलर के पास राइट है बेली को स्यू करने का फॉर एनफोर्सिंग ऑल द लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ हिम। जो भी बेली की ड्यूटीज हैं, जो भी उसने प्रॉमिस किया है करने के लिए, वो सारा काम करवाने के लिए, उसकी लायबिलिटीज को, उसकी ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्स मतलब जबरदस्ती काम करवाने के लिए, ठीक है, बेलर बेली को केस कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। अब सपोज आपने अपने फ्रेंड को गुड्स दिए थे, सपोज आप मान के चलो आपने अपने फ्रेंड को राइस दिए थे, राइस की बोरी दी थी सेफली रखने के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड ने क्या किया, उस राइस को कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, खराब कर दिया, ढंग से उसकी केयर नहीं की, या फिर अपने वाले राइस के साथ मिक्स कर लिया। तो आप एज अ बेलर बताओ कॉम्पनसेशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हो ना। बस इफ एनी डैमेज इज कॉज टू द गुड्स बिल्ड बिकॉज ऑफ द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, आपने तो राइस ये तो रखने के लिए पर बेली ने यूज ही कर लिए, तो कॉम्पनसेशन लोगे? जी हाँ। या फिर अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ गुड्स, या फिर अपने घर के चावलों के साथ मिक्स कर लिया तो कॉम्पनसेशन लोगे? जी हाँ। द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर सेम। क्लियर है? तो अगर अनऑथराइज्ड यूज किया है या फिर गुड्स को आपने मिक्स कर लिया है बेली, तो अब आपको बेलर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। तो 5 राइट कौन कौन से पढ़े हैं आपने बेलर के? पहला है आपका राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है कि अपने गुड्स को वापस ले सकता है, टेक बैक द गुड्स, तीसरा है सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, कोई भी हो सकता है वो रॉन्ग डूअर, बाहर वाला भी हो सकता है। फोर्थ है आपका सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट बेली, क्यों फाइल करेगा? फॉर एनफोर्सिंग लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज। क्लियर है? और फिफ्थ है आपका क्लेम कॉम्पनसेशन। बेलर का राइट है कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है अगर गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज किया गया है या फिर वो मिक्स कर लिए गए हैं विद अदर गुड्स। ठीक है जी, अनऑथराइज्ड तरीके से, ऑथराइज्ड नहीं। अनऑथराइज्ड मतलब जिसकी बेली को पावर नहीं थी, ठीक है, उसने फिर भी यूज कर लिया या फिर मिक्स कर दिया। क्लियर है ये सारी बातें आपको? अब यहाँ पे ना एक चीज थी, छोटी सी बात है वैसे तो, बट डिस्कस करते हैं। बेलर के पास राइट है कि वो बेली को स्यू कर सकता है फॉर एनफोर्सिंग ऑल द लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज। अब लायबिलिटीज और ड्यूटीज में क्या फर्क है? ड्यूटीज ऑफ बेली आप आगे पढ़ोगे, बेली की ड्यूटी होती है सामान को ध्यान से रखना, यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, तो उनको एनफोर्स कराने के लिए भी बेलर स्यू कर सकता है। या फिर लायबिलिटीज मतलब जो उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ वो ये काम करेगा, तो वो काम करने के लिए भी आप स्यू कर सकते हो। ठीक है, तो लायबिलिटी रिलेट करती है जो बेली ने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल कराने के लिए, एंड ड्यूटीज रिलेट करती है कि भाई उसकी क्या क्या ड्यूटी है जो आप आगे पढ़ोगे। तो अगर वो अपनी ड्यूटी से मुकरता है या ड्यूटी अपनी पूरी नहीं करता है तो भी बेलर स्यू कर सकता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज और ड्यूटीज में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। आई होप ये सारे राइट्स आपको अच्छे से समझ आ गए। तो जो भी टाइप्ड कंटेंट है, जैसे कि पहले तो आप ये चार्ट ड्रॉ कर लोगे अपने पास, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ राइट्स, और फिर 2 राइट ये हैं, इनको आप लिख लोगे टाइप्ड कंटेंट, एंड फिर आप ये वाला भी लिख लोगे। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर है? चलिए, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अंडर यूनिट नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ बेली। बेली कौन होता है? जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो बेली की ड्यूटी है भाई कि गुड्स का बहुत ध्यान रखे, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। ठीक है, रीजनेबल मतलब जो एक आम आदमी अपने गुड्स का ध्यान रखता है वैसे। नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, बेली की ड्यूटी है कि गुड्स को अनऑथराइज्ड तरीके से इस्तेमाल ना करे। अनऑथराइज्ड मतलब नॉट अलाउड, जो तरीका उसको अलाउड नहीं है, जिस काम के लिए दिया बस वही काम करे। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, बेली की ड्यूटी है कि बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गेहूं पिसने के लिए दिया है व्हीट, तो भाई उस चक्की वाले की ड्यूटी है कि वो आपके वाले गेहूं को अपने वाले गेहूं के साथ मिक्स ना करे। बेली की ड्यूटी है कि काम हो जाने के बाद गुड्स को वापस कर दे, या टाइम पूरा होने के बाद गुड्स को वापस कर दे। बेली की ड्यूटी है कि भाई जब उसे गुड्स दिए गए हैं, अगर उन गुड्स में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, सपोज बेलर ने बेली को काऊ दी थी कस्टडी के लिए, सेफली रखने के लिए, एंड जब बेलर ने अपनी काऊ वापस ली तब तक उस काऊ को बछड़ा यानी कि काफ हो चुका था, बच्चा हो चुका था। तो अब बेली की ड्यूटी है कि काऊ भी वापस करनी है और बछड़ा भी वापस करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं तुमने तो मुझे काऊ ही दी थी ना तो मैं काऊ ही वापस करूंगा। नो, कोई भी एक्रीशन या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है गुड्स में,
ठीक है, कुछ इंक्रीज हुआ है गुड्स में तो वो भी आपको वापस करना है। क्लियर? चलिए तो एक एक करके अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हालांकि काफी मीनिंग तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। तो 5 ड्यूटीज होती हैं एक बेली की जो उसे फुलफिल करनी होती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सबसे पहले है बेटा, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड इन ऑल द केसेस ऑफ बेलमेंट। चाहे कोई भी तरीके का बेलमेंट हो, ग्रेटिशियस हो, नॉन ग्रेटिशियस हो, चाहे बेलर के बेनिफिट के लिए हो, चाहे बेली के बेनिफिट के लिए हो, चाहे दोनों के बेनिफिट के लिए हो। याद आ रहा है ना टाइप्स ऑफ बेलमेंट? तो भैया बेली की ड्यूटी है कि गुड्स का ध्यान रखना है। The bailey is bound to take as much care of goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take care of his own good। भाई जैसा एक आम समझदारी के साथ एक आदमी, ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब आम समझदारी के साथ एक इंसान सिमिलर सिचुएशंस में अपने गुड्स का ध्यान रखे, वैसा ही बेली को बेलर के गुड्स का ध्यान रखना है। जो सेम बल्क, सेम क्वालिटी, सेम वैल्यू जैसे कि गुड्स बेल करे हैं, उसी के इक्विवेलेंट बल्क का जैसे हम ध्यान रखेंगे, क्वालिटी का जैसे हम ध्यान रखेंगे, उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू के गुड्स का जैसे एक इंसान अपने गुड्स का ध्यान रखता है ना, तो वैसे उसे बेलर के गुड्स का भी ध्यान रखना है। However, the bailey, in absence of any special contract, is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the things bailed if he has taken reasonable care as required under section 151। तो बेसिकली 151 है, ये 152 है। सेक्शन 151 में लिखा है कि आपको ऑर्डिनरी प्रूडेंस से अपने सामान की तरह ही बेलर के सामान का ध्यान रखना है। बेली, अगर बेली ने सारा ध्यान रखा, पूरा ध्यान रखा, पर फिर भी नुकसान हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पर हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तब भी जिम्मेदारी होगी, तब बेली को एक्सपेंसेस बियर करने होंगे या तब बेली को कॉम्पनसेशन देना होगा, अदरवाइज नहीं। दोबारा देखेंगे क्या लिखा है। बेली को बेलर के गुड्स का ध्यान रखना होगा अपना समझ के। अगर उसने पूरा ध्यान रखा फिर भी नुकसान हो गया तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना। पर हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तब भी देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन, तो देना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो एक बार, आप बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। इफ एक्स बेल्स हिज ऑर्नामेंट टू वाई, एक्स ने अपने ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी दी है वाई को, and Y keeps these ornament in his own locker at his house along with own ornaments। अब इससे ज्यादा सेफली कैसे रखेगा? अपना ही समझ के अपने घर में अपने सामान के साथ ही उनको रखा, और फिर भी all the ornaments are lost या stolen in a riot, दंगे वंगे हो गए, सारा सामान चोरी हो गया, गुम हो गया। अब Y रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह जैसे वो अपने सामान का ध्यान रखता नॉर्मल सिचुएशन में, वैसा ही रखा, फिर भी सामान लॉस्ट हो गया। अब बेली की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर हाँ, अगर एक्स ने बोला होता बेलमेंट करते टाइम कि भाई इनको लॉकर में रखना, और फिर भी वाई उनको घर पे रखता, तो फिर तो आपने नॉर्मल समझदारी से ध्यान नहीं दिया ना। भाई एक्स ने बोला था कि इसको लॉकर में ही रखना, पर वाई ने फिर भी अपने घर पे ही रखा, तो अब तो वाई की नेग्लिजेंस है। और फिर अगर सामान डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, तो वाई रिस्पॉन्सिबल होगा लॉस को बियर करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ए ने अपने कार दी बी को किराए पे। बी ने प्रॉपर पार्किंग की जगह पे पार्क नहीं की और कार चोरी हो गई। क्या अपनी कार को भी वो ऐसी पार्क करता क्या उल्टे सीधी जगह? नहीं ना। तो उसने एक आम समझदारी वाले आदमी की तरह अपने गुड्स की तरह उनका ध्यान नहीं रखा ना कार का, तो बी को एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। जी हाँ। कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। जी हाँ। बी इज लायबल टू कॉम्पनसेट। पर अगर बी ने सही जगह पार्क की होती फिर भी कार चोरी हो जाती, तब क्या बी लायबल होता? जी नहीं, तब बी लायबल नहीं होता। क्लियर? सिंपल बात क्या लिखी है कि समझदारी से जैसा अपना सामान है वैसे ही सामान का ध्यान रखना है, और फिर भी अगर लॉस होता है तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा। पर हाँ, लिखा है ना इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बात लगेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है कि तब भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, पर जनरली नहीं देना। अगर आपने बहुत ध्यान से सामान को रखा है तो। जैसे आप अपने गुड्स को रखते, बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप अपने गुड्स को रखते ऑफ सेम बल्क, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सब कुछ सेम होता, आपके गुड्स होते हैं, तो जैसा आप ध्यान रखते वैसे ही आपको बेलर के गुड्स का भी ध्यान रखना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ बेली। क्लियर? स्क्रीन को आप नोट डाउन कर लेंगे एंड एग्जाम्पल भी आप नोट करेंगे। ये तीनों आप पैराग्राफ्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है? तो ये था आपका ड्यूटी नंबर 1। नेक्स्ट ड्यूटी होती है बच्चों, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स।
भाई आपको अनऑथराइज्ड इस्तेमाल नहीं करना है गुड्स का। अनऑथराइज्ड मतलब जो ऑथराइज नहीं है, परमिटेड नहीं है। अगर मैंने आपको कार दिया सर्विस करने के लिए तो ऐसा नहीं है आप उस कार को लेके घूमने निकल जाओ, नहीं कर सकते ऐसा आप, ठीक है। इफ द बेली मेक्स एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स देन बेलमेंट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। अगर मान लो मैंने आपको कार सर्विस के लिए दी और मुझे पता लग जाए कि आप मेरी कार को तो लेके निकल गए हो घूमने, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, तभी कि तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉइडेबल हो जाएगा मेरे ऑप्शन पे, बेलर के ऑप्शन पे। उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो तभी के तभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। एंड बेली इज लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज इवन इफ सच लॉस इज ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। एंड बेली को कोई भी लॉस हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है सामान को, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, भले ही वो डैमेज एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब नेचुरल इंसिडेंट की वजह से, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सपोज ऐसा कुछ हुआ है, तब भी नुकसान हुआ है, तब भी बेली को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनऑथराइज्ड गुड्स को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। देखो, ए ने अपनी वॉच दी है बी को, सिर्फ बी यूज करेगा ऐसा बोल के, बी ने वो घड़ी दे दी अपने भाई को, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, ए को ये बात बताई नहीं उसने। सब ध्यान रखने के बाद भी जो घड़ी है वो चोरी हो गई। अब अगर बी के पास से ही चोरी होती सारा ध्यान रखने के बाद, तब तो कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ता, पर क्योंकि बी ने उसका अनऑथराइज्ड यूज किया था, सी को घड़ी दे दी थी, तो अब अगर घड़ी चोरी हो गई तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा टू ट्रू ओनर, दैट इज ए। तो बच्चों, हमने बेली की दो ड्यूटीज पढ़ ली है। पहला, गुड्स की केयर करनी होगी, और दूसरा है अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना होगा, राइट। अब हम बात करेंगे अबाउट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ड्यूटी ऑफ बेली। पहला है, थर्ड वाला है मतलब आपका नो मिक्सिंग ऑफ बेलर गुड विथ हिज ओन गुड। बेली की ड्यूटी है कि बेलर के सामान को अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अब हम। देखो, तो बेली की ड्यूटी है कि अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आप मिक्स करते हो, मतलब बेली ने अगर बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर लिया, तो अब ये देखना पड़ेगा क्या बेलर से परमिशन ली थी। कंसेंट मीन्स अप्रूवल, क्या बेलर से अप्रूवल ली थी। अगर बेलर से अप्रूवल लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने 1 kg राइस दिए थे बेली को, ठीक है, और बेली के पास खुद के पास भी पड़े थे ½ kg राइस, 500 ग्राम्स ऑफ राइस। बेली ने मेरे वाले और अपने वाले राइस मिक्स कर दिए, टोटल कितना हो गया 1.5 kg। तो अब ये जो मिक्सचर बना है, इसमें से 1 kg वाली वैल्यू मेरी है और 500 ग्राम्स वाली वैल्यू किसकी है, बेली की है, ठीक है। तो भाई जो भी मिक्सचर बना है दो गुड्स को मिक्स करके, उसमें जितना कंट्रीब्यूशन बेलर वाले गुड्स का है तो वो बेलर का राइट है, और जितना कंट्रीब्यूशन बेली वाले गुड्स का है उस पर बेली का राइट है। तो अगर पूछ के गुड्स मिक्स किए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब बेली ने गुड्स मिक्स कर लिए विदाउट कंसेंट, अप्रूवल के बिना, अब ये देखना पड़ेगा कि जो गुड्स मिक्स करे हैं क्या वो सेपरेबल हैं। सपोज मैंने 5 पैकेट्स ऑफ राइस दिए टू बेलर, चक्की वाले को, ताकि वो राइस का आटा बना दे। अब चक्की वाले ने क्या किया, मेरे 5 पैकेट राइस और अपने 10 पैकेट राइस मिक्स कर दिए। अब एक बात बताओ, क्या पैकेट्स ऑफ राइस अलग अलग कर सकते हैं? एक और क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मेरे पैकेट ऑफ राइस अलग ब्रांड के थे और जो चक्की वाला है उसके अलग ब्रांड के थे। क्या इनको अलग किया जा सकता है बताओ? अगर ये मिक्स भी हो गए, 15 पैकेट इकट्ठे हो गए, क्या इनको छांट के अलग कर सकते हो आप? बिल्कुल। तो क्या है, ये सेपरेबल गुड्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जिनको आप अलग अलग कर सकते हो। इन दैट केस जो भी खर्चा लगेगा ना इनको अलग अलग करने में, सारा खर्चा कौन बियर करेगा? बेली। लॉजिकल है, उसी ने तो मिक्स किए हैं तो उसी को खर्चा बियर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर बेली ने बेलर की परमिशन के बिना सामान को मिक्स कर लिया और मिक्स ऐसा हुआ है कि सामान को अलग अलग किया जा सकता है, तो जो भी खर्चा लगेगा सामान को अलग अलग करने में उसको कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा। लिखो क्या लिखा है, बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन एंड ऑल्सो एनी डैमेज फ्रॉम सच अनऑथराइज्ड मिक्सिंग। और अगर सामान मिक्स करने से हो सकता है कोई पैकेट वैकेट फट जाए तो इसका नुकसान भी कौन बियर करेगा? बेली ही बियर करेगा। क्लियर? अगर गुड्स इनसेपरेबल है तो मिक्स ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, मेरे 1 kg राइस और उसके 500 ग्राम्स ऑफ राइस ही मिक्स हो गए, क्या आप राइस को अलग अलग कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो भैया पूरा ही लॉ जो सामान है वो एक तरीके से माना जाएगा कि बेली ने सारा का सारा सामान नुकसान कर दिया और सारे गुड्स का जो भी लॉस है वो बेली को बियर करना पड़ेगा, सारा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा टू बेलर। ठीक है, सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी बेलर को।
मतलब बेलर को सारा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, सारे नुकसान की भरपाई करके देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखो, इससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ए ने बेल किया 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद पर्टिकुलर मार्क। जो बेल्स ऑफ कॉटन दी है ए ने बी को, उस पर एक प्रॉपर निशान लगा हुआ था अलग तरीके का। बी ने ए से पूछे बिना वो वाले 100 बेल्स अपने वाले बेल्स के साथ मिक्स कर लिए जिन पे दूसरा निशान था। ठीक है, तो अब क्योंकि ये तो सेपरेबल है तो ए क्या कहेगा, मेरे को मेरे सामान अलग करके वापस दो। ए के पास हक है अपना सामान अलग से मांगने का, और बी को सारा खर्चा बियर करना पड़ेगा, या कोई भी अगर डैमेज हुआ तो वो भी बी को ही बियर करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लो, राहुल ने 100 kg ऑफ वीट, एमपी वीट क्वालिटी होती है एक, 100 kg ऑफ वीट दिया है टू दीपक। क्यों दिया है? आगे डिलीवर करने के लिए किशन को, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। दीपक के स्टाफ ने इस वीट को दूसरे क्वालिटी के वीट के साथ मिक्स कर दिया। गेहूं ही मिक्स कर दिए, पैकेट नहीं मिक्स किए, खुले गेहूं मिक्स कर दिए। क्या इनको अलग कर सकते हो? जी नहीं। नाउ वीट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो पूरा सामान लॉस्ट ही माना जाएगा। तो राहुल क्या क्लेम कर सकता है? पूरा जो भी सामान खराब हो गया है उसका कॉम्पनसेशन। नाउ दीपक इज लायबल टू कॉम्पनसेट राहुल फॉर लॉस ऑफ वीट। ठीक है, तो अगर सामान सेपरेबल नहीं है और मिक्स कर दिया है बेली ने अपने गुड्स के साथ, इन दैट केस बेलर सारे सामान का कॉम्पनसेशन मांग सकता है। वो कहेगा मेरा तो सारा सामान मैं खराब ही समझ रहा हूं अब, क्योंकि इनको अलग तो किया नहीं जा सकता, तो मुझे तो मेरे सारे सामान का कॉम्पनसेशन दो। क्लियर है? इजीली समझ में आ गया ना? नोट डाउन कर लेंगे, और पॉइंट नंबर 3 यहां से और एग्जाम्पल यहां से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों टू पॉइंट नंबर 4, दैट इज रिटर्न द गुड्स। बेली की ड्यूटी है काम होने के बाद सामान को वापस करना है, अपने पास नहीं रखना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और टू डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ बेलर विदाउट डिमांड, मांगे बिना। जैसे काम हो जाए सामान वापस करो। ठीक है, टाइम फिक्स था तो टाइम पूरा होने के बाद, जब किसी पर्पस के लिए दिया था, सर्विसिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो वो काम पूरा होने के बाद। और अगर बेली ऐसा नहीं करता, सामान फिर भी अपने पास रख के रखता है, तो भाई जो भी कॉम्पनसेशन दे, जो भी नुकसान होगा सामान को, किसको बियर करना पड़ेगा? बेली को बियर करना पड़ेगा। इफ ही फेल्स टू डू सो, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल केयर ऑन हिज पार्ट। भले ही उसने कितना ही सामान का ध्यान रखा हो, पर काम पूरा होने के बाद अगर सामान उसने वापस नहीं किया तो जो भी नुकसान है सारा का सारा बेली को ही बियर करना पड़ेगा। आपने अपनी वॉच दी थी रिपेयर करने के लिए, अब घड़ी वाले ने घड़ी रिपेयर कर ली पर अपने उसके पास ही पड़ी, उसने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, ना तो उसने दिन बताया आपको कि कब आना लेने के लिए। अब इस बीच घड़ी हो जाती है खराब, उसका वो बेल्ट टूट जाता है, कुछ भी टूट जाता है उसमें। अब एक बात बताओ, जब आप अपनी घड़ी लेने जाओगे तो घड़ी वाले को ही बोलोगे ना कि भैया आपको मुझे बताना चाहिए था कि ठीक हो गई है, ले जाओ। अब यहाँ तो ये और खराब हो गई, अब मुझे कॉम्पनसेशन दो, मांगोगे ना, लॉजिकल सी चीज है। तो मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपको आपके रियल लाइफ में ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या लिखा है? बेली की ड्यूटी है काम होने के बाद या टाइम पूरा होने के बाद सामान को वापस करे। नहीं वापस करता है तो जो भी सामान को नुकसान होगा उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बेली बेलर को कॉम्पनसेट करेगा। भले ही बेली कितना कह ले मैंने तो बहुत ध्यान रखा, पर फिर भी अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो कॉम्पनसेशन बेली को ही बियर करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 5th पॉइंट, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशंस। एक्रीशंस मतलब इंक्रीज इन वैल्यू। अगर गुड्स में कोई इजाफा हुआ है, मुनाफा हुआ है, कोई इंक्रीज हुआ है। अब इसके लिए ना मुझे ना एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, मैंने कहीं पे एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को अपना जो फ्लावर पॉट होता है ना वो दिया केयर करने के लिए, क्योंकि जो पहला पड़ोसी है वो घूमने जा रहा था। अब 4-5 दिन के लिए घूमने जा रहा है तो फ्लावर तो वो खराब हो जाएंगे। तो पड़ोसी ए ने पड़ोसी बी को बोला कि जो फ्लावर पॉट है इसका ना आप ध्यान रखना। एक फ्लावर था उस टाइम जब ए ने बी को दिया। 5-6 दिन बाद इसमें ना एक फ्लावर और आ गया। जब ए अपना सामान वापस लेने गया, ये पॉट वापस लेने गया, तो बी कहता है भाई जब तुमने दिया था तो एक फ्लावर था, अब ये 2 फ्लावर हो गए, ये तो मेरी केयर की वजह से हैं, तो ये दूसरे फ्लावर पे तो मेरा हक है। तो ए कहता है जी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के हिसाब से भाई जो भी गुड्स बेल करे हैं अगर उनमें कोई इंक्रीज भी होता है तो उस पे भी बेलर का ही हक है, बेली का कोई भी हक नहीं है।
ठीक है, तो बी को एज इट इज पूरा पॉट वापस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो एक फ्लावर अपने पास रख लेगी, नहीं, यही लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो बात अलग है। अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होता है कि कोई इंक्रीज होगा तो वो बी रखेगा, तब तो वो बात लगती, पर जनरली ऐसा पॉइंट नहीं लगता है। जनरली कोई भी इंक्रीज होता है तो उस पर भी बेलर का ही राइट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। गुड्स को, जो भी गुड्स बेल करे गए हैं उनमें कोई भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो सारा भी बेली को, बेलर को वापस करना होगा। ए ने काव दी थी बी को केयर करने के लिए। लेटर ऑन बी ने लेटर ऑन जब बी केयर कर रहा था काव की, तो काव ने काफ को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया। अब बी ये थोड़ा कहेगा बछड़ा तो मैं रखूंगा, नहीं, उसे काव भी रिटर्न करनी होगी और बछड़ा भी रिटर्न करना होगा। क्लियर? बहुत इजी पॉइंट है, नोट डाउन कर लेंगे। एंड बच्चों आपके ना 5 ड्यूटीज तो हो गई, एक ड्यूटी और होती है, वो चार्ट में नहीं लिखी थी, आप चाहो तो वहां पे लिख लेना। बेली की ड्यूटी होती है नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। एडवर्स मतलब अगेंस्ट, टाइटल मतलब ओनरशिप। तो बेली को ना कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बेलर की ओनरशिप पे आंच आए। मतलब क्या है मैम? मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझो आप। सपोज मैंने अपनी कार दी सर्विसिंग के लिए। अब सर्विसिंग वाला पता है क्या कर रहा है? मेरी इस कार को अपनी बता के आगे बैंक के पास गिरवी रख रहा है और लोन ले रहा है। तो क्या ये मेरी ओनरशिप के अगेंस्ट काम कर रहा है? जी हाँ, कार तो मेरी है, अपनी कैसे बता रहे हो? ना तो बेली उस कार को अपनी बता सकता है, ना ही अपने किसी रिश्तेदार की बता सकता है, ना ही अपने किसी दोस्त की बता सकता है, किसी और की नहीं बता सकता। मेरी कार है, बेलर की कार है, बेलर की ही ओनरशिप रहेगी। अगर बेली ऐसा करता है, कोई भी नुकसान होता है, सारा का सारा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा उसे। द बेली इज अंडर अ ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टाइटल ऑफ द बेलर। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बेलर के टाइटल पे, यानी कि बेलर के हक पे ओवर द गुड्स कोई भी आंच आए। ही शुड नॉट सेट अप हिज ओन टाइटल, ना तो गुड्स को अपना बोलना है, और द टाइटल ऑफ थर्ड पार्टी, ना ही गुड्स को किसी तीसरे पर्सन का बोलना है। बेलर के गुड्स हैं, बेलर के ही रहेंगे, ठीक है। ऑन द गुड्स बेल्ड टू हिम, ना तो अपने नाम का स्टैंप लगाना है, ना ही किसी और के नाम का स्टैंप लगाना है कि भैया इसका गुड्स है। नहीं, गलत बात। अगर ऐसा करते हो तो सारा का सारा हर्जाना देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बाय बेली टू बेलर। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए आपके टोटल 6 ड्यूटीज ऑफ बेली। आई होप आपको सारी समझ में आ गई हैं। पहली ड्यूटी कौन सी थी, फटाफट बताएंगे। पहला है आपका ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। फिर हमने पढ़ा था ड्यूटी नॉट टू डू अनऑथराइज्ड, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। तीसरा है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। फिर हमने पढ़ा था ड्यूटी टू रिटर्न एनी अक्रीशंस, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी एडिशन होता है वो भी रिटर्न करना है। फिर हमने पढ़ा था ड्यूटी नॉट टू सेट अप एनी एडवर्स टाइटल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे बेलर के ओनरशिप पे, यानी कि टाइटल पे कोई आंच आए। और एक हमने पढ़ा था कि बेली की ड्यूटी है कि गुड्स को मिक्स नहीं करना है अपने गुड्स के साथ। क्लियर? तो ये 6 ड्यूटीज हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। बेलमेंट वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेज। तो बेसिकली आपके सेक्शन 172 से 181 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन कमिंग वीडियोस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्लेज वाला पोर्शन है इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो प्लेज वाले टॉपिक में आप मीनिंग ऑफ प्लेज, पार्टीज टू प्लेज और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी प्लेजी, पार्टीज टू प्लेज में आपको समझ में आ जाएगा कौन होता है ये। उसके बाद आप पढ़ोगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड आप पढ़ोगे प्लेज बाय नोन ओनर्स। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का एज कंपेयर टू बेलमेंट। बेलमेंट काफी वाइड टॉपिक था, तो इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग बहुत इजीली समझ लोगे। करना क्या है, फिलहाल आप ये स्क्रीन अपने पास नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे कि आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेलमेंट वाला टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो से अबाउट प्लेज। इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले तो आप प्लेज का मतलब समझो। सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में प्लेज का मतलब होता है गुड्स को गिरवी रखना। जब आप बैंक से लोन लेते हो ना बच्चों, तो बैंक वाला आपसे सिक्योरिटी मांगता है कि भैया अगर तुम लोन नहीं दे पाए तो आप कहते हो टेंशन मत लो, ये पकड़ो गुड्स। अगर मैं लोन नहीं भी दे पाई
तो भाई इसको बेच के आप अपने पैसे रिकवर कर लेना। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कुछ और अलग नहीं होता। तो प्लेज में क्या करते हो आप, अ डिपॉजिट मतलब रखना ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर डेट, डिपॉजिट करना पर्सनल प्रॉपर्टी को, क्यों, एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पे, भाई सामने वाले को सेफ्टी रहे कि हाँ मेरा पैसा नहीं डूबेगा, इसलिए आप अपने गुड्स दे रहे हो फॉर अ डेट, डेट मतलब लोन। क्लियर? तो लोन के बदले में अपने गुड्स देना एज अ सिक्योरिटी इज नोन एज प्लेज, सिंपल भाषा में। अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप चीज देख रहे हो, एक कहीं ना कहीं बेलमेंट जैसी बात लग रही है। बेलमेंट में भी तो अपने गुड्स डिलीवर करती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स डिलीवर करती है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। याद आया? तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि आप बैंक को गुड्स डिलीवर कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर पर्पस क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी देना। तो क्या है प्लेज? प्लेज कुछ और नहीं है, प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। ठीक है, प्लेज एक बेलमेंट ही है, अलग तरीका, स्पेशल तरीके का, जहां पे गुड्स को बेल किया जा रहा है फॉर अ पर्पस नोन एज सिक्योरिटी। क्या बोलते हो आप, मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो गुड्स बेच के पैसे वसूल कर लेना, है ना, यही तो पर्पस होता है। तो बस यही होता है प्लेज। तो प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये तो था प्लेज का नॉर्मल मीनिंग। अब हम देखते हैं कि लॉ में क्या लिखा है। लॉ में सेक्शन नंबर 172 आपको प्लेज की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले तो कहता है भैया दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, है ना। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, सेक्शन 172 में लिखी है। सेक्शन 172 कहता है कि प्लेज होता है बेलमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को बेल करना एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। Pledge is nothing but bailment of goods, bailment मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। गुड्स को आप क्यों दे रहे हो, सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हो, फॉर पेमेंट ऑफ डेट कि भाई मैं डेट की पेमेंट कर दूंगी, और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस या फिर आपने अगर कोई वादा किया है तो मैं वो वादा परफॉर्म कर दूंगी। राइट, यही होता है प्लेज, गुड्स को गिरवी रखना, जहां पे गुड्स जो आप दे रहे हो वो एक तरीके से श्योरिटी है इस बात की कि भाई आप अपना काम कर दोगे या फिर आप पेमेंट कर दोगे। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अबाउट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो प्लेज में दो पार्टीज हैं, आप थे और बैंक थे। ठीक है, ये मिस्टर राम है और ये बैंक है। राम ने बैंक से लोन लिया, बैंक को गुड्स गिरवी रखे। नाउ राम इज द पॉनर एंड बैंक इज द पॉनी। ठीक है, तो राम कौन है, पॉनर है, एंड बैंक कौन है, पॉनी है। क्लियर? जो पर्सन गुड्स को देता है वो होता है पॉनर, जो बेलर की पोजीशन पे है, एंड जिसको गुड्स दिए जाते हैं जो बेली की पोजीशन पे है वो होता है पॉनी। क्लियर है? इजी रहेगा। बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है ना, इसे आप पॉन भी बोल सकते हो, PAWN। ठीक है, पर आपको प्लेज ही बोलना है, पॉन कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा नहीं। तो बस पार्टीज का नाम है पॉनर एंड पॉनी। बेलर इन दिस केस इज नोन एज पॉनर एंड बेली इज नोन एज पॉनी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए नोट डाउन करते चलेंगे बेटा, पार्टीज भी नोट डाउन करेंगे आप और मीनिंग भी आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, और वी कैन से इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सबसे पहला है देयर शैल बी बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। बेलमेंट होना चाहिए गुड्स का, मतलब गुड्स को आप पोजेशन ट्रांसफर करोगे टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी किस चीज की, भाई पेमेंट की या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की। दूसरा है कि क्या गिरवी रखा जाएगा, क्या प्लेज में दिया जाएगा, गुड्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेजेस गुड्स, गुड्स आपको गिरवी रखने हैं। ठीक है, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में वो कवर होगा। थर्ड है आपका गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस। जो गुड्स है जिनको आप प्लेज कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए आज। ऐसा नहीं है जो बाद में हम गुड्स बनाएंगे उनको प्लेज करेंगे, नहीं, जो गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उन्हीं को ही आप प्लेज कर सकते हो। फोर्थ है देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, गुड्स जाने चाहिए प्लेजर से प्लेजी के पास। अरे मैम आपने तो बोला था पॉनर और पॉनी होते हैं, प्लेजर और प्लेजी कौन हो गए? तो बेटा पॉनर को ही आप प्लेजर बोलते हो एंड पॉनी को आप प्लेजी बोलते हो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, अनदर नेम ऑफ पॉनर एंड पॉनी है ये। ठीक है, तो पॉनर से पॉनी के पास गुड्स की डिलीवरी जानी चाहिए। अब डिलीवरी आपने बेलमेंट में पढ़ा था ना, डिलीवरी में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, सेम वही बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी।
इतना ही है, इनके डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इतना ही कंटेंट आपको एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में लर्न करना है। एक बार और देख लेते हैं। पहला है कि बेलमेंट होना चाहिए फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा है गुड्स का ही बेलमेंट होना चाहिए। थर्ड है आपको गुड्स एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। एंड फोर्थ है आपका देयर शुड बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजिंग। फोर्थ पॉइंट, चारों पॉइंट आप अच्छे से अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। बात करने वाले हैं अबाउट राइट्स ऑफ अ पॉनी। पॉनी कौन होता है? जिसको गुड्स दिए जाते हैं फॉर पर्पस ऑफ प्लेज। ठीक है, पॉनर पॉनी को गुड्स डिलीवर करता है, अपने गुड्स गिरवी रखवाता है पॉनी के पास। ठीक है, चलिए, तो पॉनी के राइट्स होते हैं कि भाई पहला है राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। जो भी गुड्स प्लेज किए गए हैं, गिरवी रखे गए हैं पॉनी के पास, तो पॉनी के पास राइट है कि उनको रख पाए अपने पास। दूसरा है राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। इसको हम डिस्कस करेंगे जब पॉइंट करेंगे। थर्ड पॉइंट है राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जब जो गुड्स पॉनी के पास रखे हैं, अगर उन्हें मेंटेन करने में कोई खर्चा लगता है तो वो पॉनी रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है राइट्स वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। अगर पॉनर जिसके गुड्स है एक्चुअली, जिसने लोन लिया है, अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है तो पॉनी के क्या क्या राइट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 4 कैटेगरी के राइट्स होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। सीधा सीधा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉनी के पास, मतलब जिसको गुड्स दिए गए हैं, उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। जो भी उनको गुड्स उसके पास प्लेज करे गए हैं, मतलब गिरवी रखे गए हैं। क्यों रख पाएगा वो? फॉर पेमेंट ऑफ डेट, भाई जो उसने लोन लिया है, लोन दे रखा है, उसकी पेमेंट के लिए। फॉर इंटरेस्ट, अगर लोन पे कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसके लिए भी वो रख सकता है गुड्स को। ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी थे, उनको रिकवर करने के लिए भी वो गुड्स को, जो प्लेज गुड्स है, उनको अपने पास रख सकता है ना। तो प्लेज्ड गुड्स कौन कौन सी चीजों के लिए, कौन कौन से अमाउंट के लिए पॉनी अपने पास रख सकता है? लोन के अमाउंट के लिए, मतलब बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, और कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस हुआ है जो गुड्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी था उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल काऊ अगर गिरवी रखी है तो काऊ का खाना पिलाना, इन सब पे जो भी खर्चा हुआ, इसके लिए भी पॉनी गुड्स को अपने पास रख सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट राइट पे, राइट ऑफ अ पॉनी। राइट नंबर 2, राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, ठीक है, लेटर वाला। अब पॉनी क्या कर सकता है? पॉनी के पास अगर कोई गुड्स प्लेज है किसी लोन के लिए, अब वो लोन तो पे हो गया, पर कोई और लोन पेंडिंग है जो बाद में लिया गया है। एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 2 लोन दिए थे, पहला लोन, दूसरा लोन। पहला लोन था 10,000 का, दूसरा लोन था 15,000 का। अब 10,000 वाले लोन के बदले में तो बी ने अपनी कार गिरवी रखी थी, पर 15,000 वाले लोन के बदले में कुछ भी गिरवी नहीं रखा था। अब बी ने 10,000 वाला तो पे कर दिया, कार अभी भी प्लेज, मतलब पॉनी के पास पड़ी है, ए के पास पड़ी है, लेकिन बी ने 15,000 वाला लोन अभी पे नहीं किया। तो ए चाहे तो इस 15,000 वाले लोन के बदले में भी कार को रोक के रख सकता है, पर ऐसा सिर्फ तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल लीन का राइट है, और जनरल लीन का राइट हर किसी को ऐसे ही अवेलेबल नहीं होता है ना। तो बस ये वाला पॉइंट है। पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डेट ओनली व्हेन इट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी होगी कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी डेट के लिए भी पहले वाले गुड्स रख सकते हैं, तभी पॉनी गुड्स को रख पाएगा, वरना नहीं रख पाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 भी हमारा डन है। तो 2 ही हमारे राइट्स बचे हैं पॉनी के। पॉनी का राइट नंबर 3 होता है बेटा राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। नॉर्मल एक्सपेंसेस तो वो गुड्स से रिकवर कर ही सकता है, पॉनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी रिकवर कर सकता है। पर ध्यान से देखो, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस थे, जो जरूरी एक्सपेंसेस थे, उसके लिए तो गुड्स को रिटेन किया जा रहा था, पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, सपोज कार गिरवी रखी थी, तो कार को साफ सफाई करने के लिए अगर कोई लड़का रखा था, उसके एक्सपेंसेस के लिए तो आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो। पर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है, कोई कार खराब हो गई, उसको बनवाने में जो खर्चा हुआ, उसको आप स्यू करके ही रिकवर कर सकते हो, या सिर्फ बोलोगे कि पैसा दो, उसके लिए आप गुड्स को रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना। समझ रहे हो? तभी ये 2 पॉइंट अलग अलग लिखे हैं।
जरूरी खर्चे के लिए गुड्स को रिटेन कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे के लिए गुड्स को रिटेन नहीं कर। बच्चों यहाँ पे पॉनी पॉनर को स्यू कर सकता है, केस कर सकता है कि भैया पैसे दो, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया है, पर वो गुड्स को अपने पास नहीं रोक पाएगा अगेंस्ट दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ये आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट राइट पे। पॉनी का फोर्थ राइट है बच्चों कि अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है, पॉनर लोन की पेमेंट नहीं करता, डिफॉल्ट करता है मतलब या फेल्स टू पे द लोन, आप ऐसा लिख लो, फेल्स टू रीपे लोन, ठीक है, लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाता है पॉनर, तो क्या होगा, पॉनी के पास राइट होगा। कौन कौन से राइट होंगे पढ़ते हैं। इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, द पॉनी में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट पॉनर, पॉनर पे केस कर सकती है अपॉन द डेट कि भैया मेरा लोन का पैसा दो, एंड रिटेन द गुड्स प्लेज्ड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर कोलेट्रल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में अगर गुड्स प्लेज होते हैं तो डायरेक्टली बिकते नहीं है, सूट फाइल करना जाता है, फिर अगर कोर्ट कहेगा कि बेच दो तो बेचोगे। लेकिन अगर सीधा सीधा गुड्स प्लेज है, कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं, प्राइमरी सिक्योरिटी मेन सिक्योरिटी के फॉर्म में प्लेज है, तो फिर पॉनी क्या कर सकता है, सीधा सीधा गुड्स को पहले तो नोटिस देगा पॉनर को कि भाई देखो आपका अमाउंट ड्यू है, पे कर दो, नहीं पे करोगे तो मैं गुड्स बेच रहा हूँ। पॉनर फिर भी पे नहीं करता है तो पॉनी सीधे सीधा गुड्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। देखो, और सेल द थिंग्स प्लेज्ड ऑन गिविंग पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल, भाई नोटिस देना पड़ेगा, हो सकता है वो पे करने के लिए रेडी हो। क्लियर। अब अगर पॉनी जो है गुड्स को सेल कर रहा है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, आप ध्यान से देख। सपोज लोन है आपका 15,000 का, जब पॉनी ने गुड्स को बेचे तो 10,000 रिकवर हुए हैं, तो 5,000 के लिए पॉनर अभी भी लायबल है। और अगर 18,000 रिकवर हुए हैं तो जो 3,000 एक्स्ट्रा रिकवर हुए हैं वो पॉनी को पॉनर को रिटर्न करने होंगे। ठीक है, बस यही लिखा है। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल, प्रोसीड्स मतलब अमाउंट रिकवर्ड, ठीक है, अमाउंट जो रिकवर हुआ है वो कम है अमाउंट ड्यू से, अमाउंट ड्यू 15 था, पैसे रिकवर हुए हैं 10, तो पॉनर इज स्टिल लायबल टू पे द बैलेंस 5,000। इफ जो प्रोसीड्स है वो ग्रेटर देन द अमाउंट है, ज्यादा है अमाउंट से, तो पॉनी शैल पे ओवर द सरप्लस टू पॉनर। अगर ज्यादा पैसे रिकवर हुआ है तो जितना एक्स्ट्रा रिकवर हुआ है वो पॉनर को वापस कर दो। क्लियर, सीधा सीधा, कोई भी दिक्कत नहीं है। नोट डाउन कर लेंगे, चारों राइट्स एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे। तो बच्चों पहला राइट था पॉनी का, राइट टू रिटेन गुड्स प्लेज, जो भी गुड्स प्लेज करे गए हैं उनको अपने पास रोक के रख सकता है। दूसरा था राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया है तो उसको रिकवर कर सकता है। तीसरा था आपका राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर सब्सिक्वेंट डेट, अगर बाद में भी कोई लोन लिया है तो उसके लिए पहले से जो प्लेज गुड्स है उसको रखने का राइट हमने दिया था, पर ये तभी होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा तो। फोर्थ हमने पढ़ा था कि अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है तो पॉनी के पास क्या क्या राइट होगा। तो पहली बात तो अगर कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में गुड्स प्लेज है तो पॉनी को क्या करना होगा, पॉनी को सूट फाइल करना होगा, केस फाइल करना होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली गुड्स प्लेज है तो पॉनी नोटिस देगा पॉनर को कि देखो पेमेंट कर दो नहीं तो मैं गुड्स बेच रहा हूँ, और उसके बाद वो चाहे तो गुड्स को सेल कर सकता है आफ्टर रीजनेबल टाइम। क्लियर। अगर पॉनी गुड्स को सेल करता है, अमाउंट कम रिकवर होता है तो बैलेंस के लिए पॉनर ड्यू लायबल रहेगा, बैलेंस जो भी बच रहा है उसके लिए। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा रिकवर होता है तो पॉनी को वो अमाउंट हैंड ओवर करना पड़ेगा टू पॉनर। ठीक है, आई होप ये सारी बातें क्लियर है। ये हमने बात करी थी अबाउट राइट्स ऑफ पॉनी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों अबाउट ड्यूटीज ऑफ पॉनी। क्लियर, बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हो। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर होता है और बेली होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट जिसमें बेलर को पॉनर बोला जाता है एंड बेली को पॉनी बोला जाता है। क्लियर। तो जो आपने बेली की ड्यूटीज पढ़ी थी ना ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में, वही पॉनी की ड्यूटीज होती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। देखो पॉनी की क्या क्या ड्यूटीज है। पहली ड्यूटी है कि भाई जो भी गुड्स उसको दिए जाते हैं उनकी केयर करना, टेक केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड। दूसरा है नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, जैसे बेली की ड्यूटी थी कि गुड्स को अनऑथराइज तरीके से यूज नहीं करना, ऐसी पॉनी की भी ड्यूटी होती है। थर्ड है नॉट टू मिक्स गुड्स विद ओन गुड्स, पॉनी की ड्यूटी है कि भाई जो गुड्स उनको गिरवी रखवाए जा रहे हैं उनके पास, उन्हें अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है। राइट टू रिटर्न द गुड्स,
अगर पॉनर अपना अमाउंट पे कर देता है तो पॉनर की ड्यूटी है गुड्स को रिटर्न करना है, जबरदस्ती थोड़ा ना गिरवी रख सकता, कब्जा कर सकता है वो। नेक्स्ट है राइट टू रिटर्न एक्रीशियंस टू द गुड्स। अगर गुड्स में कोई भी इंक्रीज होता है, कोई प्रॉफिट होता है, सपोज मैंने काव गिरवी रखी थी और उस काव ने काफ को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया, तो अब काव और काफ दोनों रिटर्न करने होंगे पॉनी को, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। पॉनी ये नहीं कह सकता ये तो गुड्स मेरे हैं, नहीं, पॉनर के गुड्स है, आप उन पे अपना ओनरशिप, अपना टाइटल नहीं लगा सकते। तो बेसिकली पॉनी ना तो अपना कोई टाइटल लगा सकता है गुड्स पे, ना ही किसी थर्ड पार्टी का। यही लिखा था नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल में। इन टॉपिक्स के जो अंदर की कंटेंट है वो आपको कहाँ से करना है, वो आपको बिली की ड्यूटीज से करना है, जो हमने पहले की वीडियोस में कवर किया है।